नमस्कार। सवाल आज का देखने सब मैं हूं आपके साथ साहिल खेतनी। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजे में हालात एक बार फिर बेहद तनावपूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने साफ चेतावनी दी है कि यदि 14 जुलाई तक उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो 15 जुलाई से मुजफ्फराबाद की ओर लंबा मार्च दोबारा शुरू किया जाएगा। यह वही आंदोलन है जिसने पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती खड़ी की है। जेएएसी का कहना है कि बिजली, आटे पर सब्सिडी, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और प्रशासनिक वादों को पूरा नहीं किया गया। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने संगठन पर प्रतिबंध लगाते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक दबाया जा रहा है, जबकि प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात कह रहा है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पीओजेके के हालात पर चर्चा तेज हुई है। मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई है। वहीं ब्रिटेन की संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या ये केवल आर्थिक अधिकारों की लड़ाई है या अब यह पाकिस्तान के लिए राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौती बन चुकी है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, फिर हम चर्चा का रुख करेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओजेके में एक बार फिर सियासी और सामाजिक उथल-पुथल तेज हो गई है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी ने ऐलान किया है कि यदि 14 जुलाई तक उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो 15 जुलाई से मुजफ्फराबाद की ओर लंबा मार्च दोबारा शुरू किया जाएगा। यह वही आंदोलन है जिसने पिछले 2 वर्षों में पाकिस्तान प्रशासन के सामने गंभीर चुनौती खड़ी की है। जेएएसी की प्रमुख मांगों में सस्ती बिजली, आटे पर सब्सिडी, स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार और पहले हुए समझौतों को लागू करना शामिल है। संगठन का आरोप है कि अक्टूबर 2025 में प्रशासन के साथ हुए समझौते को लागू नहीं किया गया, जिसके कारण लोगों में असंतोष बढ़ा है। दूसरी ओर पाकिस्तान सरकार ने जेएएसी को प्रतिबंधित संगठन घोषित करते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। वहीं आंदोलनकारियों का आरोप है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर बल प्रयोग किया गया, कई नेताओं को हिरासत में लिया गया और लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। रावलकोट और आसपास के क्षेत्रों को आंदोलन का प्रमुख केंद्र माना जा रहा है। जेएएसी नेताओं ने समर्थकों से 15 जुलाई के लिए तैयारी शुरू करने की अपील की है। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तथा मानवाधिकार संगठनों से घटनाक्रम पर नजर रखने की भी मांग की गई है। इस बीच पीओजेके के हालात अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक भी पहुंचे हैं। ब्रिटेन की संसद में इस मुद्दे पर चिंता जताई गई, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने भी स्थिति पर सवाल उठाए हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है और सुरक्षा कार्रवाई को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम बताती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार आंदोलनकारियों से संवाद का रास्ता अपनाएगी या सुरक्षा कार्रवाई और तेज होगी। 15 जुलाई का प्रस्तावित मार्च इस पूरे घटनाक्रम का अहम पड़ाव माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समाधान बातचीत से नहीं निकला तो पीओजेके में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। वहीं सुरक्षा विश्लेषकों का कहना है कि लंबे समय तक जारी असंतोष पाकिस्तान के लिए प्रशासनिक और सुरक्षा दोनों स्तरों पर चुनौती बन सकता है। फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें 14 और 15 जुलाई पर टिकी है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि हालात बातचीत की दिशा में बढ़ते हैं या फिर टकराव का नया दौर शुरू होता है। यही वजह है कि पीओजेके का यह घटनाक्रम केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो रुक करते हैं हम चर्चा का। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम समझेंगे हर एक पहलू को। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप कैप्टन युक्त देवनाथ सर, डिफेंस एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक एहलावत सर, फॉरेन एक्सपर्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। तो शुरुआत में करूंगा ग्रुप कैप्टन युक्त देवनाथ सर से। सर, पीओजेके में सुरक्षा हालात जो बने हुए हैं उस पर पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी है और क्या लगातार विरोध पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति पर गहरा असर डाल रहा है? डेफिनेटली पाकिस्तान की सरकार जो है, पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, खासतौर से आर्मी, आईएसआई, बहुत ही हैरान है, परेशान है कि इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी तो 2023 से ही बहुत एक्टिव है। इसमें पावर इनकी आती है क्योंकि बहुत ही ग्रास रूट लेवल लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ के ट्रांसपोर्टर्स,
वहाँ के जो मजदूर संगठन है, वहाँ के जो खेती कृषि के कर्मचारी हैं, वहाँ के जो अलग अलग क्रय विक्रय कमेटी यानी गांव के यहाँ पर जो परचेज कमेटी होती है, वो लोग जुड़े हुए हैं। जेएसी की कई मांगे हैं और अगर देखा जाए तो मांगे बहुत ही सहल, बहुत ही अच्छी और बहुत ही नरम नरम मांगे हैं। वो कह रहे हैं बिजली के दाम घटा दो। देखो वहां पर मंगला डैम में बिजली पैदा होती है। जब मंगला डैम में बिजली पैदा होती है तो लागत कॉस्ट जो है वो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से मैं 6 रुपए या 8 रुपए आती है। लेकिन उनसे चार्ज किया जाता है एक एक यूनिट के लिए 18 रुपए, 24 रुपए। तो उनकी मांग जो है बहुत ही जायज है कि उनको, क्योंकि वो रिमोट एरिया में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उनकी मांग है कि उनको उसी रेट पर बिजली दी जाए जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट है। ऐसा दुनिया के कई देशों में होता है। भारत में भी जो रिमोट एरियाज हैं, हम वहाँ पर उनको हर चीज थोड़ा सा सस्ते दरों पर ही मुहैया कराते हैं। उनकी एक बहुत छोटी सी मांग है कि उनके यहाँ पर जो लोकल गवर्नेंस की सरकार बनाते हैं वहाँ पर, मैं बता दूं कि पीओके में उनका अपना थोड़ा सा अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। आज़ादी के बाद से ही तो उनके अपने प्रेसिडेंट, अपना प्राइम मिनिस्टर, अपने सारे मंत्री होते हैं। मंत्री पद इत्तेशाद होता है। लेकिन वहां पे एक अजीब सा नियम है कि 12 सीटें असेंबली में रिजर्व की गई हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि आज से 60 साल पहले, 40 साल पहले पीओके छोड़ के पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में बस गए थे। वो बस गए थे, समझिए लाहौर, पेशावर, एबोटाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद। अब उन लोगों के लिए 12 सीटें रिजर्व की हुई है। तो इनकी मांग ये है लोकल लोगों की कि ये 12 सीट तो आउटसाइडर्स हैं, और ये 12 सीट क्योंकि वो बाहर रहते हैं, उनकी मानसिकता अलग से होती है। वो लोकल जो पीओजे की जो प्रॉब्लम्स है उनसे अवगत नहीं होते हैं। एक कटाव भी होता है, सोशली भी वो लोकल लोगों से जुड़े नहीं हुए। सबसे बड़ी बात है कि ये 12 लोग जो बाहर से आते हैं असेंबली में नॉमिनेटेड, ये रावलपिंडी, इस्लामाबाद यानी उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका उन्हीं के थॉट प्रोसेस में होते हैं। तो इन सीटों को बाहर के लोगों के लिए कैंसिल किया जाए और इन सीटों को सिर्फ पीओजे के ऐसे लोगों के लिए ही रखा जाए जो कि पीओजे के अंदर रहते हैं। जी। करूंगा डॉक्टर अभिषेक अलावसर का। सर, क्या पीओजे की स्थिति अब अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मुद्दा बनती जा रही है? क्या उसका ध्यान भी केंद्रित होना चाहिए इस तरफ? साहिल जी, सर्वप्रथम आपको, कैप्टन साहब को और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये जो पीओजेके की स्थिति है, इसकी गहराई को हमें समझना पड़ेगा। ये जो पाकिस्तान नाम की बीमारी पैदा हुई, एक धर्म के नाम पे जो इन्होंने पैदा की, एक एबनॉर्मल स्टेट जो पैदा हुआ, इसकी कोई कल्चरल बैकिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, एक एबनॉर्मल स्टेट था। और पीओजेके के ऊपर जो इनका कब्जा था वो केवल एक इस्लामिक, वहां पे क्योंकि जनसंख्या ज्यादा थी इस हिसाब से इनका कब्जा था। तो माओ ज़ेडुंग के शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि धर्म वो अफीम है जिसको चटा के गरीबों को अपने इशारों पे रसूखदार पैसे वाले लोग करते हैं। बाकी धर्मों का तो मुझे पता नहीं, पर इन माओवादियों ने, लेफ्टिस्टों ने इस्लामिक लोगों का बखूबी इस्तेमाल किया है। उन्हें ये अफीम या इस्लाम के नाम पे उन्हें चटाया गया, उनके हाथ में बंदूकें थमाई गई, उन्हें भारत भेजा गया, भारत के लोगों को बरगलाया गया, इस्लाम के नाम पे उन्हें भारत के स्टेट से लड़ाया गया। परंतु आज सच्चाई 70-80 साल बाद उन लोगों के सामने आ रही है। ये धर्म का अफीम उनके बच्चों को आटा नहीं दे सकता, रोटी नहीं दे सकता, दूध नहीं दे सकता, मेडिसिन नहीं दे सकता, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं दे सकता, डेवलपमेंट नहीं दे सकता। जैसा कि सर ने बताया, वहां पे बिजली का प्रोडक्शन होता है, फिर भी कश्मीर, ऑक्यूपाइड कश्मीर, बल्टिस्तान वाला जो एरिया है, वहां पे उन्हें बिजली नहीं मिलती। वहां पे आटा आज की तारीख में 1500 रुपए किलो बिक रहा है, और थोड़े से उससे 20 मीटर दूर हमारे वाले कश्मीर में आप और हमसे बेहतर कौन अच्छे हालात जान सकता है। हमने जितनी सुविधाएं अपने कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के भाइयों को दी हुई है, तो जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीरी हैं, वो उनकी कभी ख्वाबों में भी कल्पना नहीं कर सकते। आज उनके नेता
मंचों से, खुले मंचों से ये आवाज लगा रहे हैं भारत वाले जम्मू कश्मीर के लोगों से कि किसी तरीके से उनकी मदद करिए। परंतु अफसोस, उन्होंने उस समय जो गलती करी है उसका परिणाम उन्हें झेलना पड़ेगा। और ये इंटरनेशनल मंचों पे पहुंच रहा है मामला। अभी कल ही और आज भी जिस तरीके से लंदन में बहुत पुरजोर प्रदर्शन हो रहे हैं, ये जो पाकिस्तानी कश्मीरी लोग हैं उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन करे हैं। जो पाकिस्तानी एनवॉय है यूके में, उसको हैकल किया गया है, उसको कई बार घेरने का प्रयास किया गया है। और कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के गले की हड्डी एक फांस बन के हो गया है। पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है, जो प्रोपोगंडा उसने पूरी दुनिया को परोसा कि भारत जो है वो कश्मीरियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो उसके तो फोटोज वीडियोस कभी थे नहीं, क्योंकि उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। आज की तारीख में वीडियोस बन रहे हैं, लोग अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, वो पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। वहां के बैंक्स बंद हैं। हमने कुछ दिनों के लिए यहाँ पे जब धारा 370 और 35 से हटाया था तो कुछ दिनों के लिए इंटरनेट बंद रखा था, तो उसके ऊपर बहुत बवाल बनाया था भारत के लेफ्टिस्टों ने भी। यहाँ की आरफा खानुम शेरवानी जैसे जो सो कोल्ड मुस्लिमों की प्लाइट पे रोते हैं, अभी ईरान में जाके उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। अभी पीछे जब इन्होंने कश्मीरियों ने, जो पीओजे के कश्मीरियों ने अपना आंदोलन किया, शांतिपूर्वक आंदोलन किया और उसके ऊपर फायरिंग हुई, 60 से ज्यादा कश्मीरी मारे गए, उनके लिए उनकी आंख से आंसू तो छोड़िए, जरे से माथे पे बल नहीं पड़े। इससे पता चलता है कि ये लोग किस प्रोपोगंडा के तहत केवल भारत के खिलाफ बोलते हैं, इजराइल के खिलाफ बोलते हैं, पर जहां परपेटेटर्स इन्हीं के ब्रदरन, जिनको ये अपना अपने हाई कमांड मानते हैं, जिस तरीके के लोगों को एक तरीके से ये इनके ओवरग्राउंड सपोर्टर्स हैं, अरफा खानम सा, ये शेरवानी जैसे लोग, और ये मुफ्ती मोहम्मद सईद जैसे लोग, और ये जो हमारे कश्मीर के उमर अब्दुल्ला जैसे लोग, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि कश्मीरी मुसलमानों के लिए कब आंसू बहाएंगे। ये देश की जो उम्मा है पूरी, ये ईरान के लिए आंसू बहाता है, उनके लिए चंदा करता है। ये 60 कश्मीरी मार दिए हैं पाकिस्तान की आर्मी ने, इसको लेके कब विश्व मंचों पे जाएंगे, मैं जानना चाहता हूं। ये जो लेफ्टिस्ट हैं, जो इन बेचारे मुस्लिम, गरीब मुस्लिमों को यूजफुल इडियट्स की तरह यूज करते हैं, इनके नाम पे चंदा इकट्ठा करते हैं, बहुत ही आलीशान जिंदगी जीते हैं, इन सबको क्वेश्चन करना चाहिए। ये जो कहते हैं कि कश्मीर में बहुत अत्याचार किए हिंदुस्तान सरकार ने, आज देखिए पाकिस्तान वाले कश्मीर में वो रोज कितने लोगों को मार रहे हैं। 13, 14, 15 तारीख, ये तारीखें नोट कर लीजिए और हम लाशें गिनेंगे। अब देखे गए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इतना मर्सिलेस है, ये जो अपने आप को इस्लाम का रहबुरा बताता है, ये जो जिन्होंने इस्लाम के नाम पे इस कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, देखना अपने इन मुस्लिम भाइयों को कितनी बुरी तरह मारेगा, देखिएगा। जी साहिब। देवनाथ सर का। सर, एलओसी पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? क्या सेना की तैनाती और बढ़ा सकती है? साहिल जी, जहाँ तक एलओसी है, एलओसी में हमारी आर्मी और बीएसएफ ने काफ़ी अच्छा नियंत्रण बनाया हुआ है। चाक चौबंद हैं सब लोग। इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बहुत शानदार काम कर रही है। ज़रूरत के मुताबिक हम बॉर्डर के उस तरफ भी नज़र रखे हुए हैं। सारी जितनी यूनिट्स हैं आर्मी की, बीएसएफ की, जेएनके पुलिस भी असिस्ट करती है। उनके पास ड्रोन्स भी दिए गए हैं जो कि हमारे इलाके में उड़ते हुए पाकिस्तान के अंदर 10-15 किलोमीटर तक देख सकते हैं। तो जैसे जेएसी ने कहा है कि वो एक लॉन्ग मार्च ऑर्गेनाइज करेंगे अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई। फिलहाल लग ये रहा है कि लॉन्ग मार्च जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ करेंगे, लेकिन उन्हीं के कुछ छोटा सा हिस्सा है जिन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च वो एलओसी की तरफ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भारत के जम्मू कश्मीर में अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से बॉर्डर पर मिलना चाहते हैं। तो जाहिर बात है कि उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की जो रेंजर है, पाकिस्तान की जो पुलिस है, मिलिशिया है, वह इन लोगों को हमारे बॉर्डर की तरफ आने नहीं देगी। अगर ये लोग बॉर्डर की तरफ आ भी गए तो ज्यादातर जगह पर तो बॉर्डर पर फेंसिंग है ही। हमने हमारे यहाँ पर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे तरफ नजर रखी हुई है कि ऐसा ना हो कि हमारे यहाँ से भी दर्जनों या सैकड़ों जो हमारे कश्मीरी भाई हैं
वो बॉर्डर की तरफ चले जाएं अपने उन रिश्तेदारों से मिलने के लिए बॉर्डर पर, एलओसी पर। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी भी इक्का दुक्का छोटी हरकत अगर कोई करता है, रेगुलर मूवमेंट होती है एलओसी की तरफ, उस पर नजर रखी हुई है। अभी तक कोई अंदेशा नहीं है कि कश्मीर में जो हमारे कश्मीरी भाई हैं वो एलओसी पर की तरफ जा रहे हैं। ये जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर है, जो लोकल डिस्ट्रिक्ट डीएम एसडीएम हैं, उन्होंने उनका आकलन है कि कोई ज्यादा सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। ठीक है सर, मैं करता हूँ दोबारा रुक करता हूँ डॉक्टर अभिषेक लावसर का। सर, ब्रिटेन संसद में इस मुद्दे को उठाया गया, तो ये कितना अहम है और क्या इसका कूटनीतिक महत्व आप समझते हैं, और क्या पाकिस्तान पर वैश्विक दबाव जो है वो बढ़ने की कोई संभावना नजर आती है? देखिए, वैश्विक दबाव बढ़ने की संभावना वैसे तो कोई खास नजर नहीं आती है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है और सोता वो चाइना के साथ है। तो वो उन दोनों के साथ कंपेटेबल है और दोनों ही शक्तियां उसको कहीं ना कहीं वैश्विक मंचों पे प्रोटेक्ट करती हैं। परंतु हमें चाहिए, जो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, जो भारतीय एरिया के कश्मीरी हैं, उन लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा इस चीज को हम अपने देश के मुसलमानों को दिखाएं, कि उनको ये समझाया जाए और दुनिया भर के मुसलमानों को ये समझाया जाए कि आप जो कहते कि भारत के हिंदू मुसलमान पे वो कर रहे हैं, अजब ढा रहे हैं, एक बार देखिए पाकिस्तान का पंजाबी मुसलमान उसी के कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म ढा रहा है। ये तो शुक्र है कि वो इस्लामाबाद के बहुत नजदीक है, वरना ये इनके साथ भी वही करते जो इन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ किया। जो इन्होंने 70 के दशक में ये कहा था कि इनकी नस्ल बदल देंगे। ये वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस, आप जो जमीनी हकीकत है पीओजेके की, वो ये है कि वहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस बहुत तेजी से हुए हैं। वहां पे पंजाबी लोगों ने आके, पंजाब के लोगों ने आके काफी प्रॉपर्टीज और लैंड बहुत ज्यादा उन्होंने एक्वायर कर लिए, प्राइम प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्वायर कर लिए, पश्तून काफी बसा दिए वहां पे। जो प्योर वहां के असली जो बल्टिस्तानी और जो कश्मीरी थे, वो आज की तारीख में अपने आप को वहां पे घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, अंडर रिप्रेजेंटेटेड महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये हमसे गलती होगी कि हम यहाँ पे इन लोगों के कब्जे में आ गए, इस्लाम के नाम पे हमें बेवकूफ बना दिया गया। तो भारत के जो मुसलमान, जो युवा, जो आज भी पाकिस्तान को अपना रहनुमा समझने की गलती करते हैं, आईएसआई के बहकावे में आ जाते हैं, उन लोगों को ये पूरी सिचुएशन हम लोगों को जितना ज्यादा हाईलाइट हो सके उतना ज्यादा दिखाने का प्रयत्न करना चाहिए, जिससे कि उन लोगों की आंखें खुले कि पाकिस्तान उनका सगा नहीं है। पाकिस्तानी जर्नल्स पाकिस्तान की खुद की जनता के सगे नहीं हैं, तो तुम्हारे तो क्या सगे होंगे। उन सभी जर्नल्स के घर हैं अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में। जिस दिन भारत ने डिसाइसिव एक्शन लिया पाकिस्तान के खिलाफ कि हम पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं, उस दिन वहां का गरीब मुसलमान मारा जाएगा। ये सारे जर्नल, ये सारे राहिल शरीफ, ये सारे भुट्टो भट्टे, ये सब भुट्टे कुकड़ी, ये सब अपने यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध के यूरोप भाग जाएंगे। मरेगा गरीब मुसलमान। इन सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। और ये यूजफुल इडियट्स जो जंतर मंतर पे खड़े होके कहते हैं कि कश्मीर के में हमारी आर्मी जाती कर रही है, उन गधों को ले जाके बॉर्डर पे खड़ा कर देना चाहिए, एलओसी पे खड़ा कर देना चाहिए। उन्हें दिखाना चाहिए कि देखो उस पार क्या हालात हो रखे हैं, तुम हमारी आर्मी के ऊपर उंगली उठाते हो। ये धर्म के नाम पे ये जो आर्टिफिशियल स्टेट पाकिस्तान बना, इसकी सच्चाई ये है कि ये कुछ दरिंदों ने, कुछ हवसी लोगों ने, जिनको पावर का और पैसे की बहुत ज्यादा इच्छा थी, उन लोगों ने ये बनाया। और आज भी ये गरीब लोगों को कैनन फोल्डर की तरह यूज कर रहे हैं और उन्हीं के नाम पे अपने घर भरे जा रहे हैं। ये मामला इंटरनेशनलाइज करने में केवल हमारी सरकार को नहीं, हम पूरे जितने अवाम हैं, हम जितने नागरिक हैं, हम सबको उसकी वीडियोस ऑनलाइन, एक्स पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जितना ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया जाए, इसको प्रसारित करना चाहिए, जिससे कि दुनिया तक ये खबर पहुंचे।
कि भारत इज नॉट एन ऑपरेसर, भारत तो प्रोटेक्टर है। असली ऑपरेसर और एनक्रोचर पाकिस्तान और पाकिस्तानी ये टेररिस्ट आर्मी है। जी ठीक है सर, मैं रुक करता हूँ दोबारा आपका, मैं यूके जनरल सर का रुक करना चाहूंगा। सर, इस आंदोलन को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को पूरी तरह कमजोर कर बैठा है? और भारत के लिए इस पूरे घटनाक्रम का क्या महत्व समझते हैं आप सर? जहाँ तक पाकिस्तान की सरकार है, वो आस्ते आस्ते इस पूरे मामले को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ऑलरेडी जेएसी के अंदर सेंग लगानी शुरू कर दी है, और जेएसी के अंदर जो लीडरान हैं, या तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है, या उनको जेल में भेज दिया जा रहा है, या उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जैसे वहाँ लोकल कानून के तहत अगर किसी की जमीन है, जमीन के कागज दिखाओ, किसी की दुकान है तो दुकान में क्या कमाया क्या खोया है दिखाओ, इनकम टैक्स भरा है कि नहीं दिखाओ, तुम्हारी जो जमीन है वो कृषि की जमीन है कि रेसिडेंशियल एरिया है कि इंडस्ट्रियल एरिया है, अगर तुम वहाँ एक वर्कशॉप चला रहे हो तो कैसे चला रहे हो। तो अलग अलग तरीके से वो जेएसी के जो मेंबरान हैं, लीडर्स हैं, उनको धमका रहे हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत सरकार इस पूरे मसले में अभी तक न्यूट्रल रही है। हमने सिर्फ इतना कहा है, भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, कि पीओके के लोगों को उनका जो बेसिक मानव अधिकार हैं, वह जरूर मुहैया कराने चाहिए, और किसी भी देश के नागरिक को ये हक होना चाहिए कि वह अपने देश में अपने मनमर्जी रह सकता है। उसकी स्वतंत्र उसकी जो बोलने की आज़ादी है, या उनकी जो बेसिक फ्रीडम है, जिसमें कि हम जानते हैं फ्रीडम टू स्पीक, धरना जलसा निकालना, इसको ना दबाया जाए। भारत सरकार इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहती है, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर हम इससे ज्यादा कुछ जेएसी के समर्थन में बोलेंगे तो पाकिस्तान रटा रटाया रिस्पॉन्स करता है अंतर्राष्ट्रीय मंच में, यूनाइटेड नेशन में या ओआईसी के फोरम में, कि भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है। जी। ठीक है सर, डॉक्टर अभिषेक करूंगा। सर, इसको हम आर्थिक आंदोलन समझें या अब ये एक राजनीतिक आंदोलन भी बन चुका है? और संयुक्त राष्ट्र की भूमिका इसमें आपको क्या नजर आती है? क्या कुछ खास हो सकती है? और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे ना एलओसी खोलने की मांगे भी सामने आ रही थी, तो इनका क्या प्रभाव आप समझते हैं? देखिए, एलओसी खोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि हमें पता है कि हमने अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे या बड़ा दिल दिखाते हुए एलओसी खोली तो उसका फायदा ये मक्कार पाकिस्तानी आर्मी दोबारा उठाएगी, और हमारे ऊपर अटैक करने का कोई मौका वो चूकेंगे नहीं। तो वो तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जो अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं उनके ऊपर जरूर हम कोशिश कर सकते हैं कि इसको उठाया जाए। हम नहीं चाहते, अब वहां पे इतना डेमोग्राफिक चेंज हो गया है साहिल जी, कि मेरे जैसे एनालिस्ट भी ये नहीं चाहते कि वो इस स्थिति में इस डेमोग्राफी के साथ भारत में वापस आए। हाँ, वहां के जो लोकल्स हैं अब उनका पाकिस्तान से मोह भंग होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके खुद के जो रिश्तेदार भारत में रह रहे हैं वो 300 रुपए किलो आटा खा रहे हैं बेस्ट क्वालिटी का, और उन्हें 1300 रुपए किलो में भी बेकार क्वालिटी का आटा नसीब नहीं है। हमारे यहाँ हर चीज वहां से 1/3 रेट्स पे उपलब्ध है, और वहां पे कुछ भी नहीं, पैसे हों भी तो वहां पे बैंक्स बंद हैं, वो बैंक से पैसे तक नहीं निकाल पा रहे, वहां की मार्केट्स बंद हैं, पूरा का पूरा इकोनॉमिक धंधा वहां का बंद है। तो आज उनकी हालत वो हो गई है कि वो उस अपने इस निर्णय का कि हमें पाकिस्तान के साथ जाना चाहिए, उन्हीं ने सपोर्ट किया होगा उस समय, तो वो आज पाकिस्तान के साथ हैं। तो आज वो अपने उस फैसले पे उन्हें मलाल हो रहा है, पछतावा हो रहा है, और ये अच्छी बात है, ये पछतावा होना चाहिए, और वो ही आवाज उठाएं तो बेहतर है। हम हमारा ऑफिशियल गवर्नमेंट स्टेटमेंट उनके फेवर में ना आए वो बेहतर है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान को ये कहने का मौका लगे कि ये भारत ने करवाया है। जी सर। ठीक है सर, मैं यूके जनरल सर का रुख करता हूँ। सर, आने वाले दिनों के अंदर आप हालात किस तरह से देखते हैं? और सबसे बड़ा सुरक्षा जोखिम आप क्या हो सकता है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप सर?
हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सरकार को अपना रुख नरम करना पड़ेगा और जेएसी की जो 38 मांगे हैं, बहुत छोटी-छोटी मांगे हैं, ज़्यादातर मांगों को या तो मानना पड़ेगा या कम से कम उनको मानने का भरोसा देना पड़ेगा। बातचीत के लिए जेएसी के जो नुमाइंदे हैं, उनको मुज़फ़्फ़राबाद या रावलपिंडी या इस्लामाबाद में बुलाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए उनको पूरा सम्मान देना होगा, इज़्ज़त देनी होगी और बराबरी का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बातचीत के दौरान ये ना सोचे कि जेएसी जो है एक कोई ऐरा-गैरा संगठन है या जेईसी के जो नुमाइंदे हैं वो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। पाकिस्तान को आस्ते-आस्ते पीओजेके के लोग खासतौर से रिमोट में गिलगित, बाल्टिस्तान, स्कार्दू इन लोगों को भरोसा देना पड़ेगा कि वह अपने-अपने एरिया में अपने लोकल रिवाजों के अनुसार बिना बाहरी हस्तक्षेप के आज़ादी से रह सकते हैं। पाकिस्तान की सरकार को वहाँ पे सिर्फ एज़ बाह्य यानी एक्सटर्नल फैसिलिटेटर के हिसाब से काम करना पड़ेगा। एक उनकी जो माँग है कि सीपेक प्रोजेक्ट बनाते वक़्त जो कि चीन से बना, चीन के शिनजियांग प्रोविंस से होता हुआ पीओजेके के अंदर से गुज़रते हुए गया ग्वादर की तरफ सीपेक प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी तादाद में ज़मीन एक्वायर कर लिया गया, जो कि ट्रेडिशनली वैलीज़ से ज़ाहिर बात है सड़कें तो वैलीज़ से ही बनेंगी, तो जो फर्टाइल एरिया थे उनका एक्वायर करना पड़ा। तो या तो वहाँ के लोगों को पिछले 20 साल में 10 साल में सीपैक प्रोजेक्ट के दौरान कंपनसेशन या तो नहीं मिला क्योंकि देखिए ट्राइबल एरिया है, डॉक्यूमेंटेशन का हमेशा अभाव रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी पुश्तों तक लोग जंगल में रहते हैं, कभी नहीं सोचते हैं कि एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उनको बताया जाएगा कि हटो, प्रूव करो कि ये ज़मीन तुम्हारी है। तो या कई जगह जो उनको कंपनसेशन मिला भी वो बहुत कम मिला। तो उनके ज़ख्मों पर नरम लगाने की ज़रूरत है पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को। अगर ऐसा वो करते हैं, तो आस्ते-आस्ते जो एंटी पाकिस्तान फीलिंग है वो ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन कम हो जाएगी। जी। ठीक है सर, मैं रुक करता हूँ मैं डॉक्टर अभिषेक सर का। सर आगे आप क्या समझते हैं कि कौन-कौन से मंच ऐसे हैं जो इस मुद्दे को बढ़ा-चढ़ा कर उठा सकते हैं ताकि वहाँ पर एक कोई ना कोई हल जो है वो ज़रूर निकले? देखिए, हकीकत यह है कि पाकिस्तान में भी ऐसे सियासतदान हैं जो बड़ी मजबूत अपनी आवाज रखते हैं। वो लोग वहां पे आवाज उठा भी रहे हैं, परंतु जैसा सर ने बताया, उन लोगों को ज्यादातर को अरेस्ट करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पर हाँ, अभी तक पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ उस हालत में नहीं उतरा जो उसने बलोचों के साथ कर रहा है। बलोचिस्तान में तो उसने बहुत से लोगों को गायब ही कर दिया, कई हजारों लोगों को गायब कर दिया, हजारों बच्चों को उसने मार दिया, लोगों के पानी के सोर्सेस में जहर मिला मिला के उन्हें मारा। तो बलोचिस्तान में जो किया अभी तक वो कश्मीरियों के साथ तो नहीं कर रहा है, पर जिन जैसे मेरे कुछ सोर्सेस हैं वहां पे जिनसे मेरी बातचीत होती है, तो कहते हैं कि मिलिट्री स्टेट जो है अब वहां का, वो पूरी की तरीके से ये कह रहा है कि हम किसी की सुनेंगे नहीं, ये लोग डंडे के आ रहे हैं, डंडे से ही सुनेंगे। तो मिलिट्री, जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि मिलिट्री जो है वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के मूड में है वहां पे, यही मेरे को सुनाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर ये मिलिट्री एक्शन स्ट्रिक्ट वहां की सरकार इसी तरीके से लेती है, तो वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। हालांकि वहां के लोग इससे बड़े खुश हैं, उन्हें लगता है कि पॉलिटिशियंस से ज्यादा उनकी मिलिट्री वालों पे उन्हें बहुत भरोसा है, कुछ ज्यादा ही। वो मुंह मियाँ मिट्ठू हैं, बिना बात के तमगे लगा के घूमते हैं वहां के आर्मी में और एयरफोर्स, उनकी जो फोर्सेस है उनके लोग, आज तक कोई जंग तो जीते नहीं। तो वहां का जो मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट है वो कहीं ना कहीं से स्ट्रॉन्ग हैंड से हैंडल करने का उसका इरादा है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो आप जान माल की आगे भी और ज्यादा वहां पे नुकसान होता हुआ मेरे ख्याल से देखेंगे। जी। ठीक है सर, धन्यवाद आपका हमारा जुड़ने के लिए। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। डॉक्टर अभिषेक अलावा सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, अपना कीमती समय साझा करने के लिए।
पीओजेके में बढ़ता तनाव केवल स्थानीय राजनीति का विषय नहीं रह गया है। आर्थिक मांगों से शुरू हुआ आंदोलन अब प्रशासन, सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक चर्चा का केंद्र बन चुका है। 15 जुलाई को प्रस्तावित मार्च इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय कर सकता है। फिलहाल सभी की नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या टकराव और बढ़ेगा। हम इस मुद्दे पर हर अपडेट, हर आधिकारिक बयान और हर विश्वसनीय जानकारी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। भारत न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।